नमस्कार साथियों, आज 2 अक्टूबर को मैं आप सभी लोगों को महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह जो दिवस है यह भारतीय इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था। 2 ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा को एक ऐसा मजबूत और एक अच्छा आधार दिया जिसका लाभ आज की भी जनरेशन उठा रही है और आने वाली भी जनरेशन उठाएगी। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने सादगी और सच्चाई का जीवन जिया। उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात किया कि सादगी क्या होती है, सहजता क्या होती है, सजगता क्या होती है, विनम्रता क्या होती है और साथ ही साथ सत्य के साथ आग्रह क्या होता है और अपने इरादों की मजबूती क्या होती है, इसको पूरी दुनिया के सामने उजागर किया लाल बहादुर शास्त्री ने, जो हमारे देश के दूसरे और एक बहुत ही सफल प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन यह छोटा कार्यकाल था लेकिन निष्प्रभावी नहीं था। यह बहुत ही प्रभावी कार्यकाल था, जिस कार्यकाल में इस देश को बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने का मौका मिला और इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने का मौका मिला और हमने अपने पड़ोसियों में के साथ साथ पूरे विश्व में अपनी ताकत का डंका बजा दिया। तो ऐसे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री को मैं अपने श्रद्धा सुमन और साथ ही साथ अपना वंदन अर्पित करना चाहूँगा। आज का हमारा विषय है गांधी नवाचार के जननायक। गांधी जी की बात की जाए तो यह बात कहते समय मुझे गुरेज नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें महात्मा बुद्ध की सत्यता थी, सदाचारता थी, अहिंसा थी और साथ ही साथ आचार्य चाणक्य की कूटनीति भी थी कि किस प्रकार से वो अपने दुश्मनों को या अपने विरोधियों को, वैसे दुश्मन शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि गांधी जी किसी को अपना दुश्मन मानते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने विरोधी मतावलंबियों को किस प्रकार से समझा जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए और उनकी भावनाओं से अपने आप को जोड़ा जाए और एक संतुलित और एक सर्वमान्य हल की तरफ बढ़ा जाए। हम बात करेंगे गांधी जी के जीवन से कुछ कि गांधी जी का भारत में आने पर क्या प्रभाव पड़ा। गांधी जी अफ्रीका की सफल यात्रा के बाद, अफ्रीका के सफल प्रवास के बाद भारत 9 जनवरी 1915 को आते हैं और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर वह चुपचाप पूरे देश का भ्रमण करना प्रारंभ करते हैं और देश के रियल इश्यूज को समझने का प्रयास करते हैं, देश की वास्तविक समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और देश की जनता के आकांक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं। लगभग 2 वर्षों तक उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और जगह जगह जाकर लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया और इसके बाद जब उन्हें सारी बातें समझने में काफ़ी आसानी हुई और सारी बातों को वह समझने में सफल हुए तो उन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन प्रारंभ किया, सबसे पहला जो सत्याग्रह प्रारंभ किया वह चंपारण का सत्याग्रह, एक सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया और यह एक भारतीय राजनीति में एक नवाचार था, एक नई बात थी कि इस प्रकार से अपनी बात को विनम्रता के साथ दृढ़तापूर्वक भी मनाया जा सकता है, अपनी मांगों को पूरा करवाया जा सकता था। इसको गांधी जी ने प्रूफ किया और उसके बाद में उन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन में इसको और मजबूती के साथ प्रूफ किया कि कैसे अपनी बातों को मनवा सकते हैं। साथ ही साथ जब उन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय स्तर का असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया, इसके माध्यम से उन्होंने पूरे देश को एकत्र करने का काम किया। ऐसा नहीं कि उससे पहले नेता नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे नेताओं ने इस देश को विभूषित किया। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बहुत से नेता ऐसे थे, लेकिन गांधी जी की जो एक सहज छवि थी, एक आम आदमी से बात करने की शैली थी, उसने लोगों को बहुत प्रभावित किया। वह लोगों के बीच बैठ कर के लोगों की तरह ही लोगों की बातें करते थे और उन बातों में किस प्रकार से राष्ट्रवाद को जोड़ते थे, यह उनकी बहुत बड़ी कला थी, जिसे आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल। गांधी जी की कम्युनिकेशन स्किल अद्भुत थी, गजब की थी। उन्हें पता था कि हम लोगों से कैसे जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ उनके जो विचार थे, उनके जो दर्शन थे वह भारतीय थे
और उन पर बहुत से विदेशी लेखकों ने यह कहा है कि उनका विदेशी प्रभाव था गांधी जी की सोच पर, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। टॉलस्टॉय, थोरे जैसे दार्शनिकों का प्रभाव गांधी पर था, लेकिन साथ ही साथ गांधी को भारत की मिट्टी का भी बहुत बड़ा एहसास था। वह भारत की ज़रूरतों को भी समझते थे और असहयोग आंदोलन को बीच में जब उन्होंने समाप्त किया, जो उन्होंने कारण दिया उससे असहमत तो हुआ जा सकता है, लेकिन नैतिकता के आधार पर उससे अलग नहीं हुआ जा सकता है। यदि असहयोग आंदोलन समाप्त ना हुआ होता 12 फरवरी 1921 को, तो उसके बाद शायद भारत को एक नई आज़ादी मिल जाती, भारत को एक नया मुल्क मिल जाता। लेकिन उस समय गांधी जी का मानना था कि हमारा देश अभी इस लायक नहीं हुआ है कि हम अपनी शासन व्यवस्था को खुद से चला करें, जैसा कि उन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद से इस बात को दिखाया लोगों को कि अभी हमें और ज़रूरत है। गांधी जी की जीवनी यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें उन बड़ी साफगोई और बड़ी सच्चाई से अपने जीवन की उन सारी समस्याओं को लोगों के सामने रख दिया है, जिनके बारे में बात करना भी एक आम आदमी के लिए असंभव है। तो गांधी जी की यही बातें जो हैं उन्हें महान बनाती हैं, उन्हें आगे ले जाती हैं। रही बात कमियों की, तो कमियां सब में होती हैं। कोई भी आप लीडर उठा लीजिए, अपने घर के परिवार के सदस्य को उठा लीजिए, अपने माँ बाप को उठा लीजिए, सब में आपको कमियां प्राप्त होंगी। लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से अलग होकर के और इतनी बड़े मूवमेंट को 1919 से लेकर के 1947 का जो काल है, उसे भारत का गांधी युग कहा जाता है। इस गांधी युग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे त्याग किए, कितनी बार अनशन किया, इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ देने का प्रयास किया, उसमें सफल भी रहे। और साथ ही साथ यदि आज के समय की हम बात की जाए, गांधी जी के प्रासंगिकता की बात की जाए, तो जो हम स्वदेशी आंदोलन या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, या हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है जिसमें क्लास 6 से ही हम बच्चों को किसी न किसी वोकेशनल फील्ड से जोड़ने का प्रयास करते हैं, किसी न किसी पेशे में उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, यह शिक्षा नीति जो है यह गांधी जी की वर्धा शिक्षा नीति से भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, जिसमें उनका कहना है कि हर बालक के पास ऐसा हुनर होना चाहिए जिससे वो अपने जीवन को सम्मानजनक तरीके से जी सके। तो यह आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी सोच है वह गांधी जी की स्वदेशी सोच से कहीं न कहीं जरूर रूप से प्रासंगिकता प्रदान करती है। गांधी जी की वह जो सोच है वह कहीं न कहीं से मजबूती प्रदान करती है। साथ ही साथ गांधी जी का जो यह स्टेटमेंट था, यह जो धरती है वह करोड़ों लोगों की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक लालची की लालच को नहीं पूरा कर सकती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। गांधी जी का आज जिस प्रकार से लोगों के अंदर होड़ मची हुई है संसाधनों पर कब्जा करने की, विलासिता के संसाधनों को इकट्ठा करने की, इसका गांधी जी हमेशा विरोध करते थे। उनका मानना था कि हमें अपने हिस्से का जीवन जीना चाहिए, हमें अपने हिस्से की व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि हमें इस प्रकार से संसाधनों पर कब्जा करना चाहिए कि दूसरों के हित प्रभावित हो। यह बातें आज के समाज में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। दोस्तों, गांधी जी के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी की जो सच्चाई की बात थी, जो ईमानदारी की बात थी, यदि उसे इस देश में लागू कर दिया जाए तो हमारा देश मात्र 5 वर्षों में पुनः पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा। रही बात आज़ादी की, तो बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से विचारकों का मानना है कि आज़ादी सिर्फ चरखे से नहीं आई। मैं भी मानता हूँ आज़ादी को लाने में सिर्फ चरखे का योगदान नहीं था, उसमें हमारे देश के क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। जैसा कि उस समय के प्रधानमंत्री जब भारत आज़ाद हुआ था, उन्होंने बाद में एक साक्षात्कार में कहा था कि यदि भारत को आज़ाद हमें करना पड़ा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा पैदा किया गया खतरा था, जिसकी वजह से हमें भारत को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस देश को आज़ाद करवाने में मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूँगा सिर्फ गांधी का योगदान नहीं था, लेकिन इस सारे योगदान में गांधी जी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि जिस प्रकार से देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चला था, करो या मरो का आंदोलन चला था, उसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेज़ों ने सारे बड़े लीडरों को जब जेल में बंदी कर दिया, उसके बाद भी स्वतः स्फूर्ति आंदोलन लगातार चलता रहा, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। तो ये सब बातें मैं कहना चाहूँगा कि इस देश को आज़ाद कराने में सबका योगदान था, उन सारे महापुरुषों का योगदान था जिन्होंने इस देश के लिए, इस माटी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का प्रयास किया। मैं उन सभी क्रांतिकारियों को, उन सभी राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं को और साथ ही साथ इस देश की उस सारी जनता को, उस सारे लोगों को आज 2 अक्टूबर के दिन
अपने हृदय की गहराइयों से सादर अभिनंदन, सादर साधुवाद और साथ ही साथ जो शहीद हो गए उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो गांधी जी के बारे में उस समय के उनके समकालीन महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही थी। उन्होंने कहा था, आने वाली पीढ़ियाँ इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर चलता था जो इतना महान हो सकता है, इतना त्यागी हो सकता है और अपने विचारों के प्रति इतना अडिग हो सकता है। हमारे देश का विभाजन हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसमें बहुत सारी शक्तियों ने काम किया। इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा भारत विभाजन पर। और साथ ही साथ जो वर्तमान देश की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से इस देश में महिलाओं के ऊपर, युवतियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा और फिर मैं उस विषय पर विस्तार से बात करूँगा। तब तक के लिए आज 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, शास्त्री जयंती के दिन, मैं आप सभी लोगों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारे सोच के साथ कि आप देश के बारे में सोचें, अपने राष्ट्र के बारे में सोचें, इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।